गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस हमने देख ली थी। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कुछ टाइप देखे थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करती हूँ। सिंगल टास्किंग, मल्टी यूज़र, सिंगल टास्किंग पहले लो, सिंगल यूज़र ले लो, सिंगल यूज़र, और इधर हम ले लेते हैं मल्टी टास्किंग और मल्टी यूज़र। पहले हम इन चीज़ों को वापस समझ लेते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ठीक है। कंप्यूटर पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ओएस। उसके बाद क्या आ सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब जो अलग अलग कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। डेटाबेस के लिए डीबीएमएस, टैली अकाउंटिंग के लिए, ओरेकल डेटाबेस के लिए, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऐसे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ओएस के क्या प्रकार होते हैं। सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र। सिंगल टास्किंग, टास्क मतलब काम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही काम कर पाता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक ही काम कर पाता है। टास्किंग और प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर के लिए काम क्या होता है? प्रोग्राम कर चलाना, है ना? समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक काम को कर पाता है उसको हम कहते हैं सिंगल टास्किंग। ठीक है। एक समय में एक प्रोग्राम को चला पाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल प्रोग्रामिंग। एक ही बात है, सिंगल टास्किंग, सिंगल प्रोग्रामिंग, ओएस। ठीक। फिर आ जाते हैं सिंगल यूज़र। ऐसा ओएस जिस पर एक ही यूज़र एक समय पर काम कर पाता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक ही यूज़र काम कर पाता है वो क्या हो गया? सिंगल यूज़र। फिर आ जाते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को चला ले। जैसे आप मान के चलो मैं एक ओएस हूँ, तो एक हाथ से तो मैं एक काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ से दूसरा काम कर रही हूँ, दिमाग में दूसरा काम कर रही हूँ। ऐसे मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है ना? तो ओएस क्या कर रहा है? बंदा तो एक ही है, या काम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है जो एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चला रहा है। तो वो क्या हो गया? मल्टीटास्किंग। ठीक। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जैसे ही बोलो आप गाने सुनते सुनते एमएस वर्ड में काम कर लेते हो, तो कंप्यूटर क्या चला रहा है? आपके लिए गाने भी चला रहा है और आपको काम भी करने दे रहा है। तो दो काम तो कर ही रहा है ना कम से कम। तो पहले ऐसा संभव नहीं होता था। एक कंप्यूटर मतलब एक ही काम करेगा। अब ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। आपके मोबाइल में भी आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे म्यूज़िक प्लेयर होता है जो चलता रहता है और आप व्हाट्सएप पे भी काम करते रहते हो। होता है ना ऐसा? कई PI म्यूज़िक प्लेयर है एक, आप उसको चला लो तो वो चलता भी रहता है और आप व्हाट्सएप पे भी काम कर सकते हो, दूसरे भी काम कर सकते हो। तो मोबाइल पे भी इसका एग्जांपल हो जाता है कि आप एक साथ 2-3 काम कर पा रहे हो। ठीक है ना? तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मिक्स करके बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंगल, ऐसे पूछा जाए
सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऐसे पूरा लिख दिया जाए सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है ना। अब हम ये मान के चलते हैं जो इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जो पहले आया करते थे, वो सिंगल यूज़र थे, सिंगल टास्किंग थे। कौन सा था? MS-DOS। सिंगल यूज़र कौन सा था? MS-DOS। MS-DOS इधर भी, MS-DOS इधर भी, सिंगल सिंगल, क्योंकि डोस सबसे पहले आया था। कब आया था? 1981 में। ये एडवांस नहीं है, डोस है ना। और इसके साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। डोस क्या है? करेक्टर यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ क्या है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। करेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक में क्या फ़र्क होता है? आपका मोबाइल जिसमें आपको टच करते हो, आइकन नज़र आते हैं, फोल्डर नज़र आते हैं, ये सब ग्राफिक है। लिख के आप कमांड देते हो, वो क्या है? करेक्टर। तो शुरू में जब डोस डेवलप हुआ था तो उसको कमांड, एक एक काम कमांड देख के करना पड़ता था। ठीक। सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र, एक साथ लिख दूँ, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग। तो इसका एग्जाम्पल कौन बनेगा? इसका एग्जाम्पल कौन बनेगा? MS-DOS। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग का एग्जाम्पल बता दो तो क्या बन जाएगा? MS-DOS। अगर अगर पूछा जाए तो भी कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल बता दो, है ना। फिर हम आ जाते हैं विंडोज़ के जो पहले वाले वर्जन थे। विंडोज़ के वर्जन कहाँ से स्टार्ट हुए? पहला वर्जन, विंडो का पहला वर्जन था 1.0। लेटेस्ट वर्जन है विंडो का 11। ठीक है। विंडो का सबसे पहला वर्जन कौन सा आया था? 1.0। अभी लेटेस्ट विंडो का जो वर्जन है वो कौन सा है? 11। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड 12। ठीक है। एंड्रॉयड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कई बार यूज़र क्या होता है, ये सोचता है कि ये जो बच्चे दिन रात काम में रहते हैं उसके क्वेश्चन बना के भेज देता है। एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ना। एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की किताबों से पढ़ के आए हैं और वो पूछ रहा है कि एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडो 11। पुराना सबसे पहला वर्जन कौन सा था? विंडो 1.0। ठीक। अब ये जो विंडो 1.0 वर्जन था ये आपके सिंगल यूज़र था, सिंगल टास्किंग भी था। ठीक है। लेकिन अब ये कब आया? 3.0 पे ये बना मल्टी टास्किंग। मल्टी यूज़र आया, विंडो एंटी नेटवर्क वगैरह बना। जब विंडो के जो दूसरे वर्जन आए, विंडो एंटी वाला वर्जन आया जो नेटवर्क पर काम कर सकता था, तब जाके वो मल्टी यूज़र बना। अभी जो अपन इस पे काम में लेते हैं लैपटॉप वगैरह पे, वो सिंगल यूज़र ही है। ठीक है। ठीक है। डोस आपका सिंगल यूज़र, यूनिक्स भी आपका विंडोज़ आपका क्या क्या है हमारे पास? एक बार हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लेते हैं, फिर उनकी कैटेगरी बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम में आ गए उनको लिख लेते हैं। MS-DOS, यूनिक्स,
MS DOS, यूनिक्स, यूनिक्स का एक लेटेस्ट वर्जन आया लाइनक्स, फिर विंडोज़। ये सबसे ज़्यादा काम में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, आपका ये सिंगल टास्किंग, सिंगल यूज़र। यूनिक्स बना आपका मल्टी यूज़र, यूनिक्स से आया मल्टी यूज़र, रहा सिंगल टास्किंग। ठीक, विंडोज़ आपका बना मल्टी टास्किंग सबसे पहले। मल्टी यूज़र अभी नहीं बना है, ये सिंगल यूज़र ही है। ये विंडो एंटी और कुछ इसके स्पेशल आते हैं जो मल्टी यूज़र पे काम करते हैं, है ना, जो नेटवर्क पे काम करते हैं। ठीक है, लाइनक्स, लाइनक्स बना, लाइनक्स ये दोनों है, मल्टी यूज़र, मल्टी टास्किंग। तो अब देखो कौन इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। यूनिक्स क्या बना, यू से यूज़र, मल्टी यूज़र बना। ठीक है, यूनिक्स में क्या डेवलपमेंट आया, यूनिक्स में क्या डेवलपमेंट आया है, मल्टी यूज़र। विंडोज़ में क्या डेवलपमेंट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करो। डोस तो आपका सिंगल है, सिंगल सिंगल। अब दोनों मल्टी मल्टी कौन है, डोस तो दोनों सिंगल सिंगल, लाइनक्स दोनों मल्टी मल्टी, विंडोज़ आपका मल्टी टास्किंग बना, और यूनिक्स यू और यू मल्टी यूज़र बना। ऐसे आप उसको एसोसिएट करके याद करो और इसी पे ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट दो तीन और समझाती हूँ, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट GUI मैंने याद करवाया था, कौन सा था, मैकिन्टोश, मैक OS। फर्स्ट GUI मैक OS। पहला GUI कौन सा था, मैक OS। ये आया, बनाया किसने, एप्पल ने 1984 में बनाया। ठीक है, उसके बाद 1985 में क्या आया, विंडोज़। अच्छा, दूसरा जिसके आगे भी MS लगता है उसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट। MS बनाया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। MS विंडोज़ होता है, बनाया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है ना, MS विंडोज़ बोलते हैं ना हम, MS ऑफिस बोलते हैं ना हम। तो जहाँ पे भी आपने लगा दिया MS ऑफिस, MS विंडोज़, वो ये बता रहा है कि इसको बनाया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये वाली पिक्चर क्लियर हो गई क्या आपको। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के अलावा एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के अलावा एक वर्ड और आ जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग एक ही चीज़ नहीं है। इतनी बात आ गई क्या समझ में। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग एक चीज़ नहीं है, आपको अलग अलग याद करनी है। मतलब ये दोनों अलग डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग आप एक ही मान लो, इन दोनों को तो एक ही मान लो। किसको, प्रोग्रामिंग को, मल्टी प्रोग्रामिंग को, और मल्टी टास्किंग का लगभग मतलब वही है। बहुत ज़्यादा गहराई में अपने को इससे नहीं जाना है कि ये मल्टीपल प्रोग्राम को चला रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग, क्या वर्ड आ रहा है, प्रोसेसिंग, जहाँ प्रोसेसर ज़्यादा हो। प्रोसेसर का मतलब
प्रोसेसर चिप, एक साथ 2-3 प्रोसेसर चिप लगी हुई हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर की चिप लगी हो। एक से ज़्यादा प्रोसेसर का मतलब आपने डुअल कोर प्रोसेसर नाम सुना है? डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। चलो ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से मान के चलो एक कंप्यूटर है जिसमें प्रोसेसर भी ज़्यादा लगे हुए हैं। प्रोसेसर चिप तो समझते हो ना, प्रोसेसर चिप सीपीयू जिसको बोलते हैं अपन, है ना। सीपीयू में वैसे मेन मेमोरी भी इंक्लूडेड होती है, और अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो प्रोसेसर चिप में मेन मेमोरी की चिप अलग होती है और प्रोसेसर की चिप में क्या आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर चिप। तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर चिप लगी हैं, सोचो मैंने 2-3 प्रोसेसर चिप लगा के कंप्यूटर को डेवलप कर रखा है, इस तरीके से बना रखा है। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें ये प्रोसेसर चिप है P1, ये प्रोसेसर चिप है P2, ये प्रोसेसर चिप है P3। इसके पास एक कंप्यूटर के पास काम आया, कोई भी एक काम जिसमें 1000 स्टूडेंट का डेटा है और उसका रिजल्ट निकालना, उसका सम करना है, कुछ भी करना है इसको, है ना। काफ़ी बड़ा डेटा, 1000 है, 1 लाख है, हमने 1000 का एग्जाम्पल लिया। अब इसके पास क्या है, 3-3 प्रोसेसर हैं। तो ये क्या कहेगा कि ये सारा डेटा ऐसा करो, 300 का डेटा तुम लो, तुम काम करो, 300 का डेटा तुम लो, तुम काम करो, 300 का डेटा तुम लो, 1000 करना है, इस तरीके से काम कर लो। तो ऐसे कंप्यूटर जहाँ प्रोसेसर ज़्यादा लगे हुए हों उनको क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। मैंने आपको ये वर्ड इसलिए बताया क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग जहाँ आ रहा है वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि फिर आप क्या कंफ्यूज कर जाओगे, किससे, मल्टी प्रोग्रामिंग से। किससे कंफ्यूज कर जाओगे, समझ गए हो। मल्टी प्रोसेसिंग अलग चीज़ है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर या चिप लगी हुई है। तो एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो काम को अलग अलग प्रोसेसर से करवाया जाएगा, काम को इस तरीके से बांट के करवाया जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, एक ही प्रोसेसर एक काम, ठीक है, एक काम कर रहा है। तो ये इसको तो एक काम माना इसने, डेटा प्रोसेसिंग, ये एक प्रोग्राम माना इसने। म्यूज़िक वाला दूसरा प्रोग्राम माना, ठीक है, कोई टेबल वाला कोई और प्रोग्राम। तो इन तीनों कामों को एक ही प्रोसेसर काम 2-3 काम कर रहा है, तो कह रहे हैं अपन मल्टी प्रोग्रामिंग। ध्यान से समझे, ये मेरे पास एक काम को ही मैंने 3 प्रोसेसर को दे दिया, P1, P2, P3। बहुत बड़ा काम है, उसको बांट दिया मैंने। तो ये तो क्या हुआ, मल्टी प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखो मेरे पास दूसरा P1 ही है, मेरे पास एक ही प्रोसेसर है, काम 3 है मेरे पास, 3 प्रोग्राम अलग अलग है। म्यूज़िक का काम अलग है, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक चलाना अलग काम है। कैलकुलेशन करना, कैलकुलेटर चलाना अलग काम है। MS वर्ड में काम करना अलग काम है, ठीक है। ये एक ही प्रोसेसर 3 कामों को एक साथ कर रहा है। एक ही प्रोसेसर 3 कामों को एक साथ कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही बात है। 3 प्रोग्राम एक ही प्रोसेसर चला रहा है, और यहाँ पर 3 प्रोसेसर अलग अलग लगे हुए हैं। चाहे वो एक प्रोग्राम चलाए या दूसरा प्रोग्राम चलाए, अलग अलग चलाए, बस सीधी सी बात है, उसमें चिप अलग अलग लगी हुई है, ज़्यादा चिप लगी हुई है, ज़्यादा काम कर रहे हैं और अलग अलग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसलिए वो मल्टी प्रोसेसिंग है। तो मल्टी प्रोसेसिंग से याद कर लोगे क्या, प्रोसेसर ज़्यादा। मल्टी प्रोग्रामिंग से एक ही प्रोसेसर काम ज़्यादा, शॉर्ट में।
यूँ अपन समझा रहे हैं तो बहुत भारी चीज़ लग रही है कि मैडम बहुत कोई भारी टेक्निक समझा रही है। फुल एंड फाइनल क्या? फुल एंड फाइनल क्या होता है? आपको ऑब्जेक्टिव सही करना होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अपने पास है मल्टी प्रोसेसिंग किसको कहते हैं, फिर अब एक आता है मल्टी प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं। अब इसका जिसमें प्रोसेसर ज़्यादा या एक से ज़्यादा, मल्टी प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? जिसमें प्रोसेसर एक से ज़्यादा। मल्टी प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं? जिसमें प्रोग्राम एक से ज़्यादा, प्रोसेसर एक ही है, प्रोसेसर एक ही। इतना याद कर लोगे क्या लास्ट फुल एंड फाइनल, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग से क्या पकड़ोगे? प्रोसेसर। प्रोसेसिंग से पकड़ोगे वर्ड क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होती है? चिप होती है। तो एक से ज़्यादा चिप लगी हुई है तो मल्टी प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, एक साथ प्रोसेसिंग हो रही है अलग अलग चिप में, ठीक है। जब हम बड़े बड़े कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो वहाँ इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों में मल्टी प्रोसेसिंग वाला काम भी एक साथ चलता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग आपके सामान्यतः जो आप इस लैपटॉप पे भी काम करते हो ना तो होती है। कैसे होती है? आपने म्यूज़िक प्लेयर चलाया और MS वर्ड पे काम किया तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई। प्रोग्राम ज़्यादा, सिर्फ इतना सा याद करना है। प्रोग्राम अलग अलग कैसे? म्यूज़िक प्लेयर, MS वर्ड, दो प्रोग्राम हैं एक साथ चला सकते हो, ठीक है। कर लोगे ना? आसान है, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कन्फ्यूज़न? किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब कुछ आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? रियल टाइम का मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब पढ़ रखा है आपने, अच्छी बात है। मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ डेडलाइन होती है, इस टाइम पे काम हुआ तो काम काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं है। जैसे स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेस प्रोग्राम्स में सारा काम किससे मॉनिटर होता है? कंप्यूटर से मॉनिटर होता है। पर्टिकुलर उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितने बजे किस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ईंधन जो है उसको बर्न कब किया जाना चाहिए, है ना। ये डेडलाइन से काम होता है। या आपके जो आप एग्जांपल ले लो, एक हम प्रैक्टिकली लेते हैं। मोबाइल में आप ट्रेन की टिकट बुक करवाते हो, ठीक है। अब ट्रेन की टिकट बुक करवा रहे हैं अपन, जो ट्रेन सपोज़ 12 बजे की है तो मैं 10 बजे बुक कराऊँ तो ठीक है, तो 12 बजे तक मैं उस ट्रेन को पकड़ सकती हूँ। अब हम अगर ट्रेन की टिकट बुक करवा रहे हैं, 12 बजे की ट्रेन है और आंसर आपको 1 बजे भेजा जा रहा है, आपको 1 बजे टिकट दे दी जाए कि जो आप उस ट्रेन में बैठ जाओ, अरे भाई ट्रेन निकल गई, अब कहाँ बैठे हैं अपन। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, कंपनीज़ भी होती हैं जिसमें काम को उस डेडलाइन पे काम ख़त्म करो तो काम ठीक है, नहीं तो वो काम किसी मतलब का नहीं है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेडलाइन के अनुसार काम करते हैं, टाइम की डेडलाइन के अनुसार काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो डेडलाइन निकल जाए तो फिर काम करने का मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम हो गए। फिर हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग मल्टी यूज़र हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर भी हो सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर भी हो सकते हैं। ये सोचो कंप्यूटर 1 है, या कंप्यूटर 2 है, या कंप्यूटर 3 है, और एक इसका कंट्रोलिंग कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। अब जो भी काम इसके पास आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब आपके नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना। तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो आपके पास जो लोड आया है उस लोड को क्या कर रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे मेरे पास कोई काम आया, मेरे पास 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन मेरे को आपसे सॉल्व करवाने हैं, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चन निशा को दे दिए, मैंने 10 क्वेश्चन ब्रजेश को दे दिए, 10 क्वेश्चन इसको दे दिए, वापस 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मेरे पास आ गए। तो क्या हुआ, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के ज़माने में जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो, या लोकल एरिया नेटवर्क आपने सुना होगा, जैसे यूनिवर्सिटी है, बड़ी बिल्डिंग है, कंपनी है, तो वो सारा जो सिस्टम होते हैं उनके किससे जुड़े रहते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। क्यों नेटवर्क से जोड़ते हैं, जैसे प्रिंटर एक लगा लिया उन्होंने और 10 कंप्यूटर पे जितने भी यूज़र्स हैं उनको उसी प्रिंटर को उसी लैन से जोड़ते हुए इस तरीके से कह दिया गया है कि आप सभी इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। और नेटवर्क से जोड़ने के लिए क्या चाहिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, अब जैसे एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर, प्रिंटर एक ही है, तो ये वाला कंप्यूटर भी इसको प्रिंट कमांड दे सकता है, ये वाला कंप्यूटर भी दे सकता है, ये वाला कंप्यूटर भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कामों को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे ज़्यादा गहराई आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो हमें बेसिक हम जान गए, जो मैंने पढ़ाया उसको मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको। शुरुआत में अपन ने देखा सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र, सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग, ठीक है। सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग में मैंने आपको बताया टास्किंग और प्रोग्रामिंग एक ही चीज़ है। नई चीज़ आई क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आप लगा दो प्रोसेसर चिप ज़्यादा, प्रोसेसर चिप को ज़्यादा लगा दो। फिर आप आ जाओ रियल टाइम, टाइम पे काम करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे सिस्टम को जो मैनेज कर रहा है उसको क्या कह रहे हैं अपन, रियल टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम को डिस्ट्रीब्यूट करके काम करवा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटेड। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहेंगे, जहाँ रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, नेटवर्क के द्वारा जुड़ा हुआ है सिस्टम। यहाँ पे कोई कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है, इसको चाहिए तो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, चाहे वो नेटवर्क कोई भी हो, वाईफाई से जुड़े हुए हों, फाइबर ऑप्टिक से जुड़े हुए हों, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो ये जो सिस्टम नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं और जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो गए हैं उसको हम क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। नोवेल नेटवर्क, विंडो एंटी, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। लैन और वैन में क्या अंतर होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है, बता रही लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो फुल फॉर्म में याद कर लो, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। लैन, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक आता है MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 3 प्रकार के नेटवर्क काम में आते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे पहले ये मान लो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा, फिर मैन सेकंड नंबर पे, मीडियम वाला मैन है, और वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा है। अब लैन क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कंपनी के अंदर एक ही बिल्डिंग है और वायर से जोड़ दिया गया है इनको, ठीक है। एक ही बिल्डिंग के अंदर, मतलब उसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, लगभग एक बिल्डिंग, एक यूनिवर्सिटी। तो आसपास जुड़े हुए कंप्यूटर्स किस में आ जाते हैं,
लोकल एरिया नेटवर्क में। जैसे एक कंपनी है, मैं चला रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम्स बने हुए हैं, इसमें एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उस क्लासरूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, नीचे किसी के क्लासरूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। इन सारे कंप्यूटर्स को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग में, स्कूल्स में, कंपनीज़ में कौन सा काम में आएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे आ जाते हैं। लैन के बाद कौन सा सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? मैन, MAN, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जैसे दिल्ली, बॉम्बे जो सिटीज़ होती हैं, इन सिटीज़ के अंदर जो नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे बॉम्बे सिटी में रिलायंस ने कोई नेटवर्क प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। समझ में आएगा आपको? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क पहले समझोगे तो मेट्रोपॉलिटन भी आ जाएगा। इंटरनेट काम में गए हो आप, USA में कोई बंदा बैठा है, आपसे जुड़ सकता है क्या? USA में कोई बंदा बैठा है, वो आपसे जुड़ सकता है। किससे जुड़ सकता है? इंटरनेट के थ्रू, है ना। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंटरनेट हो गया, जो भी आपसे जुड़ रहा है ना, व्हाट्सअप काम कर रहा है ना, कोई ना कोई नेटवर्क तो है जिसके थ्रू काम हो रहा है ना। कैसे काम हो रहा है? उसको कहा जाता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके आप काम कर रहे हो तो वो पूरे विश्व में जोड़ रहा है। कुछ प्रोटोकॉल और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ आपको दिल्ली में मिले, बॉम्बे में मिले और उसके बाहर काम नहीं करे, ठीक है। तो अगर इस तरीके से पर्टिकुलर किसी सिटी तक ही उसकी रेंज है तो उसको क्या कहेंगे? मेन। हाँ, एक तरीके से, हालांकि वो नेटवर्क का एग्जाम्पल नहीं है, एक कंपनी का एग्जाम्पल है ना। तो ऐसा जैसे कोई रिलायंस हो गया, उसने कोई अपना नेटवर्क एरिया कुछ जाल बिछा दिया फाइबर ऑप्टिक्स का, और आपको बोला कि आप इस सिटी में ये इस रेंज में इतने पैसे में ले सकते हो, बाकी सबसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस सिटी में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे? मेन। शुरुआत से एक बिल्डिंग में मिली लैन, सिटी में मिली मेन, पूरे विश्व में मिली वैन, ठीक है। हो गई बात क्लियर? लैन का एग्जांपल इथरनेट वगैरह होता है, इथरनेट है ना। मेन का एग्जांपल है रिलायंस, वैन का एग्जांपल इंटरनेट, ठीक। BSNL भी दे सकता है कि पर्टिकुलर किसी सिटी में आपने कोई दे दिया एरिया कि इसमें इस तरीके की आपको सर्विस मिलेगी, इस सिटी के बाहर ये सर्विस नहीं मिलेगी, तो BSNL भी उसका एग्जांपल हो जाएगा, है ना। लेकिन BSNL विश्व में नहीं है, विश्व में क्या है? इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट को आप काम में ले गए। जो अभी तक आपने पढ़ा आपको समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं? ठीक है, पहला कार्य फंक्शन कह सकते हो आप उसको इंग्लिश में, यूजर इंटरफेस देना। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना मतलब, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना मतलब यूजर कुछ कमांड देगा तो इंटरफेस देना उसको। किस पे कमांड देगा, है ना। विंडोज़ आपको दिखता है, आइकन्स दिखते हैं, आप क्लिक करते हो तो ये क्या है, एक तरीके से आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवा है ना। तो इस तरीके से सबसे पहला काम क्या हो गया इसका, इंटरफेस प्रोवाइड कराना। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, CUI GUI। फिर दूसरा आ जाता है
इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल और मैनेज करना। दूसरा काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? डिवाइस को मैनेज करना। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे कामों को करता है। अब हम उसको एक एक करके कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। जितने भी काम होते हैं वो सारा लाइन से आएगा कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अभी देखते हैं सारे काम कौन कौन से करता है ये। इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज कैसे करता है? आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, वो कंट्रोलिंग करेगा कि मेन मेमोरी में आप काम कीजिए, काम करके आंसर दीजिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से काम होगा, मेन मेमोरी में आएगा, फिर आउटपुट डिवाइस में जाएगा। इन सब की कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ठीक है ना। फिर तीसरा आ जाते हैं हम मेमोरी मैनेजमेंट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है? मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे करता है? बिल्कुल सही, कि जैसे 3 प्रोग्राम चला रहे हो आप, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग चला रहे हो, ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम अभी चलेगा, कौन सा मेन मेमोरी में लोड होगा, कौन सा प्रोसेसिंग होने जाएगा, कौन सा आंसर में जाएगा, कौन सा आउटपुट में जाएगा, है ना। तो मेमोरी में कौन आएगा, मेमोरी को किसको पहले मेमोरी में काम दिया जाएगा, मेमोरी में कौन से प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, किसको फ्री कर दिया जाएगा, किसका काम ख़त्म हो गया है मेमोरी से, किसको परमानेंट स्टोर करना है। तो ऐसे सारे मेमोरी के मैनेजमेंट के काम भी कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम को मेन मेमोरी में जगह देना, मेमोरी को फ्री करना, लोड होगा तो फ्री भी तो होता है, फ्री भी ये करवाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना, है ना, किस तरीके से स्टोर होगा, ये सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है मेमोरी के बाद, फाइल सिस्टम को मैनेज करना। फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम क्या होता है? देखो, आपके कंप्यूटर पे कुछ ड्राइव होती हैं। सबसे पहले कंप्यूटर पे जितनी भी मेमोरी है, मेन मेमोरी को छोड़ो, मेन मेमोरी तो क्या है? टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब प्रोग्राम लोड हुआ, काम हो जाने के बाद फ्री, प्रोग्राम लोड हुआ, काम हो जाने के बाद फ्री। ये मेमोरी में बताया था मैंने, मेन मेमोरी में रैम बताया था ना, रैम में लोड होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसके बाद काम खत्म, उससे चला जाता है। हार्ड डिस्क आपकी कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है, फाइलें उसमें रहती हैं परमानेंट। आपने कोई भी, मैंने आपके स्टूडेंट की डेटा, नाम लिखा, कोर्स का नाम लिखा, है ना, आपकी फ़ीस लिखी, या कोई भी डेटा मैंने रखा, उसको फाइल बना के सेव कर लिया, तो किस में रहेगा सेव? हार्ड डिस्क में। पेन ड्राइव में आप मूवी वगैरह लेते हो ना, वो किस में सेव रहता है? पेन ड्राइव में सेव है। हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हो। इतनी बात आ गई कि आप लोगों को समझ में? मूवी की फाइल है, म्यूज़िक की फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, ये सब किस फॉर्म में सेव रहती है? फाइलों के रूप में। और ये फाइलें कहाँ रहती हैं? हार्ड डिस्क पे परमानेंटली, वो जाती नहीं है। लेकिन जब आप किसी फाइल पे, म्यूज़िक पे काम कर रहे हो, काम करते वक्त वो हार्ड डिस्क से फाइल कहाँ आ जाएगी? रैम में आ जाएगी, तब उस पर काम होगा, काम ख़त्म, रैम से वापस चली जाएगी। पड़ी हुई कहाँ है? हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। अब कंप्यूटर में फाइल सिस्टम होता है। आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक रखोगे, जैसे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में क्या होता है? रैक बनी हुई होती हैं। ये साइंस की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, बायोलॉजी की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, मैथ्स की किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे ही सबसे पहले अगर कंप्यूटर में ये मेरी पूरी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क को पहले तो C ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरीके से पार्टीशन कर दिए जाते हैं।
और पार्टीशन नहीं किए हों तो एक ही ड्राइव होती है उसमें, सी ड्राइव। हार्ड डिस्क की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सी डी रोम वगैरह के लिए अलग ई ड्राइव और एफ ड्राइव अलग होती हैं। पेन ड्राइव को फिर वो अलग ही नाम दिए जाते हैं, एफ ड्राइव, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क का क्या नाम रहता है, सी ड्राइव। आप ये मान के चलो एक तरीके से किताबों की पूरी लाइब्रेरी को क्या कह दिया, सी ड्राइव। अब सी ड्राइव में आप बनाते हो फोल्डर। कंप्यूटर पे अगर किसी ने काम किया हो तो उससे आपसे कई बार पूछा जाता है नया फोल्डर बनाएं क्या, फोल्डर नहीं, फोल्डर मतलब एक तरीके से आप रैक बना रहे हो। अब बायोलॉजी की मैंने रैक बना दी, उसमें बायोलॉजी की किताबें रखूँगी। तो फोल्डर बनाने का मतलब ये होता है कि मैंने जैसे नाम बनाया स्टूडेंट, फोल्डर का नाम क्या दिया मैंने, स्टूडेंट। दूसरा मैंने नाम दिया कोर्स। सी ड्राइव में मैंने 2 फोल्डर बनाए। क्या बनाए मैंने, 2 फोल्डर बनाए। फोल्डर और डायरेक्टरी एक ही चीज़ है, फोल्डर और डायरेक्टरी। मैं सारा मिटा के एक बार वापस समझाती हूँ आप लोगों को। ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, जिसको क्या कहा हमने, सी ड्राइव, ठीक। अब इसको मैंने बांटा फोल्डर में, 4 फोल्डर बना दिए। कितने बनाए मैंने फोल्डर इसमें, 4 फोल्डर। ये भी सी ड्राइव में, ये भी सी ड्राइव में, ये भी सी ड्राइव में। ये चारों ही फोल्डर किस में है, सी ड्राइव में। अब मैंने इसके 4 फोल्डर के नाम रखे। क्या नाम रखूँ मैं, ये स्टूडेंट, ये कोर्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये बुक, ठीक। यहाँ अब स्टूडेंट से संबंधित फाइल मैंने एमएस वर्ड में बनाई, कोई भी फाइल। ये फोल्डर है, फोल्डर कुछ नहीं है। फोल्डर एक मान लो कि लाइब्रेरी का एक रैक है, सिर्फ पार्टीशन बनाने के काम आया है। अब असली फाइल मैं यहाँ रख रही हूँ, वर्ड की कोई फाइल रखी है मैंने, student.w docx, ये इसका एक्सटेंशन है किसका, एमएस वर्ड का। कोई पीपीटी बना के मैंने स्टूडेंट से संबंधित रख ली, s1.ppt, ठीक है। और स्टूडेंट की फीस से संबंधित कोई फाइल मैंने यहाँ एक्सेल में बना के रख ली। स्टूडेंट का नाम डाल दिया, एक्सेल शीट बना ली और उसको मैंने यहाँ रखा। तो ये सारी फाइलें किस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, स्टूडेंट वाले फोल्डर में। फिर मेरे पास कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, CET docx नाम की डिटेल मैंने एक फ़ाइल बनाई है। फिर दूसरी एक फ़ाइल बनाई जिसमें मैंने लिखा ssc.docx। तो ये 2 फाइलें किस में रखी हुई हैं, कोर्स नाम के फोल्डर में रखी हुई हैं। फिर सब्जेक्ट, CET के सब्जेक्ट है हिंदी.docx, हिंदी के नोट्स docx। और कोई मुझे डिटेल इसमें रखनी है, एक्सेल पीपीटी कुछ भी बना के इसमें रख सकती हूँ। इंग्लिश की पीपीटी बनाई मैंने, बुक में कोई भी किताब का नाम डिटेल है ना, मैंने किसमें बनाई, नाम रख लें कुछ भी। इंग्लिश की बुक नोट्स बनाए हमने, इसका नाम docx, ठीक है। मैथ बुक, docx। PDF बनाई मैंने कोई साइंस की .pdf। अब एक चीज़ आप ये बताएं, ये क्या है, फाइलों के नाम है। कंप्यूटर पे और क्या मोबाइल पे भी देखा होगा, PDF फाइल, JPEG फाइल, .jpeg, फोटो.jpeg। जैसे कोई फ़ोटो है यहाँ पे रखी हुई, फोटो.jpeg। जैसे स्टूडेंट की सारी फ़ोटो है मैंने यहाँ रखी है। अब मुझे ये बताओ, ssc.docx फाइल कहाँ रखी हुई है, सी ड्राइव, कोर्स। फिर उसके ssc.docx।
इस तरीके से कंप्यूटर में फाइल्स को पहचाना जाता है, ये उसका पाथ होता है। जैसे हम किसी शहर में रहते हैं तो गली नंबर होता है, एरिया होता है ना, तो उस तक आप पहुंच सकते हो ना। तो सबसे पहले क्या है, सी ड्राइव, ड्राइव के बाद क्या आ रहा है, कोर्स नाम का फोल्डर, फोल्डर के बाद .docx क्या है, वर्ड फाइल है। ठीक है, कभी आप फाइल को सेव करते हो तो ये पूरा पाथ आ जाता है, आता है ना ये पूरा पाथ। तो ये पाथ कैसे बन रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? जो पूरा सेक्शन है वो तो क्या है, सी ड्राइव, फिर आपने उसको बांटा तो वो क्या है, फोल्डर्स। फोल्डर के अंदर असली फाइल होती है, फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स भी बना सकते हो आप। जैसे ये सब्जेक्ट वाला फोल्डर है, उसमें और फोल्डर बनाऊँ, हिंदी इंग्लिश, और फोल्डर के अंदर फाइल रखूँ, ये अपने ऊपर है। तो ये सारा फाइल सिस्टम कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये समझ में आया, इन फाइल सिस्टम को मैनेज करना। इन फाइलों को कैसे रखा जाएगा, किस सिस्टम में रखा जाएगा, उसकी नाम पद्धति क्या होगी, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के काम होते हैं। तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के काम में क्या पढ़ा, यूजर इंटरफेस, दूसरा काम क्या पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेजमेंट, तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट की जगह आप स्टोरेज मैनेजमेंट भी हो तो उसका मतलब यही है। ठीक है, फिर आ जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आप कंप्यूटर पे ऑन करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछता है ना, तो वो मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको, किस यूज़र को क्या राइट देना है, गेस्ट यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो सारा मैनेजमेंट भी क्या करेगा, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम हो गए। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें से यूज़र इंटरफेस आ गया आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट है ना, कंप्यूटर से जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है उसको मैनेज करेगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, पासवर्ड वाला। ठीक है, अब आपके आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब एक चीज़ और आप इसमें ध्यान से देखें, आपके पास एक प्रोग्राम है, वर्ड का प्रोग्राम, म्यूज़िक का प्रोग्राम, ठीक है, पावर पॉइंट चलाना है। तो ये एक तरीके से अलग अलग प्रोग्राम हैं जो अपन चला रहे हैं, ठीक, जो हमको चलाने हैं किस पे, कंप्यूटर पे। मुझे अगर MS वर्ड में काम करना है और इस समय CPU जिस पर काम कर रहा है, जिस प्रोग्राम पे अभी काम किया जाता है उसको कहा जाता है प्रोसेस। जिस प्रोग्राम पर CPU प्रेजेंटली काम करता है उसको क्या कहेंगे अपन, प्रोसेस। ठीक है, अगर CPU अभी इस पे काम कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। और दूसरे प्रोग्राम जो लाइन में हैं वो अपन को पता नहीं चलता है। CPU क्या करता है, काम इतना फास्ट करता है, ये काम करके फिर दूसरा काम करने लग जाता है, दूसरा काम करके तीसरा काम करने लग जाता है, तो आपको एहसास ही नहीं होता है कि 2-3 कामों को एक साथ कर रहा है। तो प्रोग्राम जो मेमोरी में रखे हुए हैं वो सब प्रोग्राम हैं, जो प्रोग्राम प्रोसेसर में चला गया वो है प्रोसेस। उसी प्रोग्राम को प्रोसेस कहेंगे, किसको, जो CPU के अंदर चला गया। तो ऐसे लाइन में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, किसको अंदर लेना है, किसको बाहर निकालना है, ये मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
प्रोसेस बहुत सारी लाइन में लगी हुई हैं, किसको अंदर लेना है, किसको बाहर निकलना है, किस पे काम करना है, ये मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर?